हेलो वॉरियर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस, जो कि सितंबर 2023 को एग्ज़ाम हुए थे। 1 सितंबर से 14 सितंबर तक जितनी भी शिफ्ट हुई थी, लगभग 27 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। उसके जितने भी जीके के क्वेश्चंस हैं, लगभग हम हर एक मॉक के अकॉर्डिंग जैसे कि 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हम एमटीएस के मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के सारे क्वेश्चन मॉक्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, और साथ ही में एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो कि हमारे 2024 में जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है जून में, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी ओडीआई 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कर रहा है? तो कौन कर रहा है? देखिए, भारत। यह अभी हुई है, हमारे भारत में हुआ था। तो देखिए, भारत ने लगभग अब तक 4 बार मेजबानी कर चुका है। तो देखिए, 1987 में भारत और पाकिस्तान ने की थी, 1996 में भारत और पाकिस्तान ने की थी, और 2011 में किसने की थी? भारत और बांग्लादेश ने की थी। तो 2011 में हम जीते थे, 2011 में, ठीक है। और 1983 में भी हमने जीता था, और 2023 में भारत में हुआ था। तो कौन जीता था? आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया जीती थी, 6 विकेट से भारत को हराया है। और देखिए, प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड को मिला था, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली को। ये क्वेश्चन बनेगा आईएमपी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? आर्ट एंड कल्चर का संगीत घराने से काफी क्वेश्चन बनते हैं। स्टैटिक जीके के जो भी टॉपिक वाइज वीडियोस बनाएंगे, जो भी टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, उन सब में अलग अलग हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, किस घराने से संबंधित है? पंडित जसराज मेवाती घराने से। अब दगारी घराना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पटियाला घराना ये इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर घराना ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेवाती घराना की बात करते हैं तो पंडित जसराज, गग्गे नज़ीर खान, संजीव अभ्यंकर, मोतीराम, इन सबके नाम याद रखने हैं। याद रखने के लिए आपको बार बार रिवाइज करना है, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, या फिर आप टेलीग्राम पर या इंस्टा आईडी पर आप सर्च कर सकते हैं। इंस्टा आईडी पर ये यहाँ पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम हम लिंक यहाँ नीचे डाल देंगे। और पटियाला घराना की बात करते हैं तो इसके संस्थापक हैं मियाँ कल्लू खान कुल्लू, और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, और उस्ताद फतेह अली खान ये इससे संबंधित है। उस्ताद अली बख्श, बेगम अख्तर, लम्बी शंकर। अब ग्वालियर घराना ये सबसे पुराना घराना है, और ये इसकी शैली कैसी है? ध्रुपद। देखिए, संगीतों की शैली कौन कौन सी है? ध्रुपद है, ख्याल है, ध्रुपद, ख्याल, ये शैलियाँ हैं। अब देखिए, संस्थापक कौन है? हर्षू खान, हद्दू खान, नातू खान। बहुत बार पूछा गया, CHSL, CGL, CPU, इन सब में, और साथ ही में आगे पूछे जाने वाला है एमटीएस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? राज्य में पूछा गया है, सबसे दर कम। तो देखिए, किसकी है? त्रिपुरा की है। केरल के बाद मिजोरम आ जाता है, गोवा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, उच्च जो देखिए, भारत की साक्षरता दर की बात करते हैं तो 74.04% है, और अब पुरुषों की बात करते हैं, अलग अलग पूछा जाता है, 82.14, और महिलाओं की 65.46। ये कई बार पूछा गया, 65.46। अब पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता में अंतर कितना है? 16.68%। ये भी पूछा गया है सीपीयू और सीजीएल में। और उच्च से जनसंख्या वाले देखिए, बात करते हैं शीर्ष से। केरल में 94% है, ठीक है, और लक्षद्वीप में है 91.85%। मिजोरम 90 पॉइंट। देखिए, इनकी सीरीज याद कर लीजिएगा, पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट। केरल के बाद लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो इन सब में सबसे कम कौन सी है? त्रिपुरा की है। अब निम्नतम साक्षरता वाले राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, इसकी पूछी गई है 63.82%, और पुरुषों की पूछी गई 71.02, और महिलाओं की 51.50%। अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर आ जाता है, ठीक है। राजस्थान पूछा गया है 16.11%। इसमें पुरुषों की पूछी गई है, लेकिन आपको याद नहीं रखनी है उतनी अच्छे से। जनगणना 2011 के अनुसार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से संबंधित हैं। अब देखिए, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है। अब देखिए, भारत में बात करते हैं तो 6 प्रकार के 12 से 35 तक 6 मूल अधिकारों में शामिल किए गए हैं। साथ ही में
देखिए 1978 के संविधान संशोधन अधिनियम 44 पे संविधान संशोधन पारित हुआ। इसमें 6 मौलिक अधिकार रह गए। पहले शुरुआत में कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये पूछा गया है अमेरिका के संविधान से। अब देखिए 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से? समानता का अधिकार 14 से 18 तक, तो इसमें कितने आर्टिकल आ जाते हैं? 5 आर्टिकल आ जाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अभी काफी ट्रेंड में है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा इस आर्टिकल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? यह ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और इसे हम बेसिक साइंस से सॉल्व करते हैं। देखिए बिहार क्या है, एक सिर्फ तटीय राज्य है जो कि लैंड सिर्फ है। ठीक है, राजस्थान बिल्कुल आप समझ सकते हैं। राजस्थान कैसा है? रेतीला स्थान है। और आपको पता है रेत कैसी हो जाती है? जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। पंजाब की बात करते हैं तो लैंड वाला क्षेत्र है और वहाँ पर नदियाँ भी हैं, 5 नदियाँ हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा तापमान में और एकदम से अंतर नहीं देखा जाएगा। अब केरल की बात करते हैं तो ये समुद्र तटीय क्षेत्र है, समुद्र तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या होता है, समुद्र के कारण इसके तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखा जा सकता है, बिहार में देखा जा सकता है। अब देखिए भारत की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ये केरल याद रखना है आपको और राजस्थान याद रखना है। इन दोनों राज्यों के बारे में आपको याद रखना है। राजस्थान के जैसलमेर का वार्षिक तापमान सर्वाधिक है, ये याद रखना है आपको। देखिए पंडित भजन सुपारी जिनका वर्ष निधन 2022 में हो गया है, किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो किसके हैं पंडित भजन सुपारी? संतूर के हैं। अब संतूर में बात करते हैं तो उस्ताद सादिक अली खान, असद अली खान, ये याद रखना है, सादिक अली खान, असद अली खान, भजन सुपारी। अब तबला की बात करते हैं तो ड्रम, देखिए अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन जो सबसे कम उम्र में पद्मश्री 1988 और पद्म भूषण 2002। साथ ही में किशन महाराज तबला वादक, उदय महाराज जिनको समता प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है, पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह शिखू, लतीफ अहमद खान, फैयान खान, स्वप्न चौधरी, स्वप्न में क्या तबला बजाया, अनोखे लाल मिश्र, पंडित जसराज, निखिल ज्योति घोष, तन्मय बोस, ये इम्पोर्टेंट है, विक्रम घोष, ये इम्पोर्टेंट है, अभी आया था विक्रम घोष तबला, तन्मय बोस। ठीक है, सितार की बात करते हैं तो पंडित रविशंकर, इनकी आत्मकथा कई बार पूछी जाती है, माई लाइफ माई म्यूजिक। इनको भारत रत्न कब मिला है? 1999 में, ये याद रखना है। पद्म विभूषण कब मिला है? 1981 में मिला है। साथ ही में पद्म भूषण 1967 में मिला है। उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज, राजीव जनार्दन, ये याद रखना है आपको। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर, तो ये आपको याद रखना है बृहदेश्वर मंदिर। और किसने निर्माण किया था इसका? राजा राज प्रथम, चोल साम्राज्य से संबंधित है। राजा राज प्रथम चोल साम्राज्य से, चोल वंश से संबंधित है ये राजा। साथ ही में ऐत्रेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण किसने किया था? चोल ही वंश के राजा ने, राजा राज द्वितीय ने। ये हमारी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, जो कि नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, हम आगे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम, अल्लामेर वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, ये किसके वादक हैं? भरतनाट्यम के हैं। तो ये आपको याद रखना है। अल्लामेर वल्ली, इनको कुचिपुड़ी से भी संबंधित रखना है, कुचिपुड़ी से। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम। अब ओडिसी केलीचरण महापात्रा, सुजाता महापात्रा, और देखिए कथक की बात करते हैं, सितारा देवी, बिरजू महाराज, लक्ष्मी महाराज, इनको याद रखना है। मोहिनी अट्टम, यामिनी कृष्णमूर्ति, और मोहिनी अट्टम से याद रखना है। किन के नाम है यार मोहिनी अट्टम से? हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे, अभी मुझे काफी सारे नाम से याद होने चाहिए।
ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए 129 के बारे में कहा गया जितने भी आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है उनको याद करते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है, तो ये याद आपको रखना है। देखिए संघीय न्यायपालिका, अब इसके बारे में बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से संघीय न्यायपालिका को विस्थापित कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय न्यायपालिका को विस्थापित कर दिया है, जो कि भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत बनाया गया है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 के तहत की गई थी। अब देखिए मैंने बुक्स के रेफरेंस लिए हैं, बुक्स से लिया है मैंने, आपको मैं बता दूंगा कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, वहां से आप पढ़ लेना। देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय संसद भवन से कार्य कर रहा था। कब तक कर रहा था? वर्तमान जब तक भवन में स्थानांतरित नहीं हुआ था। इसका आदर्श वाक्य क्या है? यह धर्मोस्तुत्व जय है। अब देखिए अनुच्छेद कौन कौन से हैं? देखिए सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित 124 से 147 तक संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन है। अब ये कौन सी शिफ्ट है? देखिए एमटीएस की 1 तारीख को जो हुआ था 1 सितंबर को, सेकेंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं इसी के बारे में। अनुच्छेद 124 में कितने हैं? 1 से लेकर 7 तक हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में इनकी जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 125 ये पूछा गया है न्यायाधीश के वेतन भत्ते और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, अवकाश, समय समय पर पेंशन निर्धारित करना, ये कौन करती है? संसद। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 28 में उसकी सेवानिवृत्ति, 128 में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों के लिए प्रावधान है। और 132 याद करना है आपको, संवैधानिक मामलों में अपील। 136 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति होती है। जो जैसे उच्च न्यायालय में कोई केस फंसा है सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। 139 में क्या करता है? रिट क्षेत्राधिकार। ठीक है, याद रखना 139 IMP है। 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होंगे, ये इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा IMP है। 143 143 सलाहकार क्षेत्राधिकार संविधान। राष्ट्रपति को क्या करता है भाई? सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए एक सुविधा प्रदान करता है, अधिकार प्रदान करता है। जरूरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है? कैपिटल रिसिप्ट का उदाहरण, ये याद रखना, ये स्पेलिंग पूछी गई है MTS में रिसिप्ट की, है ना। सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों से आय और नागरिकों से वसूला गया राजस्व कर, से प्राप्त अनुदान। तो देखिए और साथ ही में सरकारी बंद पत्र बिक्री, बॉन्ड जो होते हैं ना, बंद पत्र जिनको हम बॉन्ड कहते हैं, उनकी बिक्री, ये पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है। ये 2 प्रकार की होती हैं बजट में। ये पूंजीगत बजट होता है, उसमें पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन सी हैं पूंजीगत प्राप्तियां? धन या तो संपत्ति को घटाकर या देनदारियों को बढ़ाकर, अर्थात ऋणों की वसूली या उधार लेकर या विनिवेश द्वारा एकत्रित किया जाता है। मतलब देखिए पूंजीगत प्राप्तियों में क्या होता है, जो बजट में असर पड़ता है। ठीक है, तो या तो धन संपत्ति को घटाकर या देनदारियों को बढ़ाकर या ऋण की वसूली या उधार लेकर विनिवेश द्वारा एकत्रित किया जाता है। अब देखिए इसको 2 पार्टों में बांटा गया है। देखिए ऋण पूंजी प्राप्तियां होती हैं, देखिए कौन कौन सी हैं? उधार से प्राप्त होती हैं, आंतरिक स्रोतों, RBI से ऋण, सरकारी ऋण, बॉन्ड बेचकर जनता से, ये याद रखने हैं आपको सारे के सारे। और बाहरी स्रोत से विश्व बैंक, IMF से लिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, किसी भी विदेशी देश से ऋण, ये सारे के सारे पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। अब गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी होती हैं? विनिवेश, ये भी पूछा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी क्षेत्र की इकाइयों में बदलना या बेचना, विनिवेश हो गया। पूंजीगत व्यय, देखिए पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं और पूंजीगत व्यय होता है। ठीक है, पूंजीगत व्यय में कौन कौन से हैं? देखिए गैर ऋण प्राप्तियों में क्या है, वही पूंजीगत व्यय हो जाता है। पूंजीगत व्यय कौन कौन सा? यह पैसा खर्च होता है, लेकिन यहाँ या तो संपत्ति बढ़ गई थी या
नई संपत्ति खरीदी या हमने ऋण चुकाया था। ये देखिए बुक रेफरेंस से लिया गया है, इसलिए आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। बात करते हैं पूंजीगत व्यय की कौन कौन सी होती हैं। या तो जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हम बेच देते हैं, या हमें देनदारियां देनी होती हैं, जो सरकार ऋण लेती है, वो होती हैं। ठीक है, देखिए जैसे उनसे क्या होता है, कोई भी आय नहीं होती है। जैसे सड़कों में निर्माण कर दिया है, सरकारी स्कूल हो गए, अस्पताल हो गए, ठीक है, इन पर व्यय करना होता है। इससे क्या होता है, बजट में ना तो कोई बदलाव होता है। बजट में तो पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन उनकी प्राप्ति बहुत कम होती है। इसलिए सरकारी प्राप्तियों को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, जैसे राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। देखिए हमने पूंजीगत प्राप्तियों को पढ़ लिया है। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, राजस्व बजट। राजस्व बजट में जैसे पूंजीगत बजट था, वैसे हम राजस्व बजट पढ़ेंगे। देखिए इसको हम इकोनॉमिक्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइम कम है। अब राजस्व बजट में होती हैं राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्ति कौन कौन सी होती है, इसमें सरकार धन एकत्रित करती है, जिसमें संपत्तियों या दायित्वों की कोई भूमिका नहीं होती है, कोई भी भूमिका नहीं होती। ना तो संपत्ति घटती है, ना ही देनदारियां बढ़ती हैं। सरकार के लिए राजस्व के 5 प्रमुख स्रोत हैं, जैसे वस्तु एवं सेवा कर, आयकर, निगम कर, गैर कर राजस्व, संघ उत्पाद शुल्क। ये आय के स्रोत होते हैं। देखिए सरकार द्वारा प्राप्त उपहार, अनुदान, ऋण से प्राप्त ब्याज, कर राजस्व प्राप्तियों से सभी प्रकार के कर, गैर कर राजस्व प्राप्तियां, शुल्क एवं जुर्माना, ठीक है, सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस से प्राप्त भुगतान, पीसीयू पब्लिक सर्विस जो होते हैं ना, यूनिट होती हैं, उनसे आय, लावारिस राजगमी संपत्ति जो हम बेच देते हैं ना, मतलब नीलामी होती है उनसे, वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना से आय। अब राजस्व व्यय कौन से होते हैं, इसमें सरकार द्वारा खर्च किया जाता है, लेकिन ना संपत्ति बढ़ती है, ना ही देनदारियां घटती हैं। सरकार द्वारा जो व्यय होता है ना तो खर्च किया जाता है, लेकिन संपत्ति नहीं बढ़ती है, ना ही देनदारियां घटती हैं। जैसे छात्रवृत्ति हुई, वृद्धावस्था पेंशन हुई, सब्सिडी हुई, बेरोजगारी भत्ता हुआ, ऋण पर ब्याज भुगतान हुआ, जो ऋण लिया था उस पर, ठीक है। तो इन सब में डिवाइड किया गया है। पूंजीगत बजट हमने पढ़ लिया है पहले ही। अब साथ ही में बात करते हैं 11वें क्वेश्चन पर। वसुंधरा दुरास्वामी को किस नृत्य शैली के लिए 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? वसुंधरा दुरास्वामी भरतनाट्यम के लिए, ठीक है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक रूप जिसके बारे में माना जाता है कि इसे भगवान ब्रह्मा के आग्रह पर इसकी शुरुआत की गई थी। यह तमिलनाडु के मंदिरों में सबसे पुराना, सबसे प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। यह एक हार्य लास्यंग है, मतलब एक महिला सिंगल किया जाता है, सिंगल भरतनाट्यम हो जाता है। मोहिनीअट्टम ग्रुप में होता है, लेकिन भरतनाट्यम क्या होता है, सिंगल होता है। तिलाना भरतनाट्यम में प्रस्तुति के चरणों में से एक है, जो आमतौर पर नृत्य कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए भरतनाट्यम से संबंधित जितने भी कलाकार हैं, उनसे यामिनी कृष्णमूर्ति तमिलनाडु की हैं, जिन्हें 1968 में पद्मश्री मिला, पद्म भूषण 2001 में और विभूषण 2016 में। याद रखनी है डेट, भूषण 2001 में, ये अब दूंगा तो वहां से याद कर लीजिएगा। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से संबंधित हैं, महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। भूषण 1992 में मिला है, पद्म विभूषण 2003 में मिला है, ये पूछा गया है। रुक्मणी देवी अरुणदेल तमिलनाडु की हैं, संगीत नाटक अकादमी 1957 में मिला है। कालिदास सम्मान 1984 में, प्राण मित्र पुरस्कार 1968 में। लीला सैमसन भरतनाट्यम, ठीक है, इनको 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। मृणालिनी साराभाई जो कि गुजरात की है, 1965 में पद्मश्री और 1992 में भूषण मिला है। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित है, भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार किया है। और देखिए पद्मश्री मिला है 1981 में, पद्म भूषण मिला है 2003 में। अब बाकी देखिए विष्णु राम गोपाल, प्रियदर्शनी, बैजंती माला, बाल सरस्वती, बाल भरत, याद रखना है, बाल भरत ऐसे करके। पद्म विभूषण 1977 में। मालविका सरुकई संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2002 में, पद्मश्री 2003 में मिला है।
एम के सरोजा पद्मश्री 2011 में मिला है, याद रखना है। एम के सरोजा भरतनाट्यम। मल्लिका सरुक्कई संगीत नाटक अकादमी। सी.बी. चंद्रशेखर संगीत नाटक अकादमी 1993 में। कालिदास सम्मान मिला है 2008 में। पद्म भूषण 2011 में। मीनाक्षी श्रीनिवासन, प्रतिभा प्रहलाद, वसुंधरा दोरास्वामी। इन सबके नाम ये आपको याद करने हैं। ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे। या देखिए, खालिस्तान का नुआई खाई त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भाद्रव अगस्त सितंबर के चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा का नुआई खाई त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भाद्रव अगस्त सितंबर, जो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग माह होता है ना, वो है। चंद्र के पखवाड़े की पंचमी तिथि को मनाया जाता है उड़ीसा का नुआई खाई त्योहार। अब गोटी पुआ की बात करते हैं तो उड़ीसा के और त्योहार बात करते हैं। गोटी पुआ पारंपरिक लोक नृत्य वंध्यत्या है। ये कहाँ का है? गोटी पुआ उड़ीसा का है। छऊ नृत्य कहाँ का है? छऊ नृत्य है, यह उड़ीसा के जंगल आदिवासी के नृत्य के रूप में उत्पन्न हुआ है। मार्शल आर्ट नृत्य है छऊ। मयूरभंज छऊ कहाँ है? उड़ीसा का है। देखिए, घुमार नृत्य कालीहंडा जिला में है। घोड़ा नृत्य मेधा नाच उड़ीसा में है। रणप्पा, इसे भगवान कृष्ण के बचपन के समय वर्णन है। दलखाई नृत्य पाइका रंगावती, पाइका उड़ीसा याद रखना है। दसकथिया नृत्य उड़ीसा में है। टाइगर डांस या बाघ नाच, यह चैत्र महीने के में किया जाता है। अब देखिए, कंघेई एक कठपुतली नृत्य है जो कि केंद्रपाड़ा जिले में मनाया जाता है। कंघेई ठीक है, उड़ीसा में। हमने नृत्य डिस्कस कर लिया, साथ ही में हम जो भी त्योहार हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस अलग करेंगे। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किस पर किया था? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कब किया था? 1965 में। अब कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। अब एंटनी फिलिप्स वैन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले 1674 में, ये डेट याद रखना है, बेहतर सूक्ष्मदर्शी की मदद से तालाब के जल में जीवित कोशिकाओं को देखा है। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। उन्हें माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है। सूक्ष्मदर्शी की खोज के लिए प्रसिद्ध है। 170 घोड़ित 130 माप वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? 1839 में स्वीडन और स्वान ने, थियोडर स्वान ने दिया था, ठीक है, जो कि जर्मन वनस्पति शास्त्री और ब्रिटिश प्राणी विज्ञानी है। 1839 में स्लेडन और स्वान ने, स्लेडन और स्वान ने, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नोबेल पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, बिक्रम चंद्रा फेमस राइटर हैं। बाकी की बुक्स याद कर लेते हैं, ये सारे के सारे फेमस राइटर हैं। देखिए, बिक्रम चंद्रा सेक्रेड गेम्स और रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन, लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे। बुक्स एंड ऑथर से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 से लेकर 22, 2023 सब में, और 2024 में पूछे जाने वाले हैं। और सारी की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स वीडियोस हम अलग स्टैटिक जीके में डिस्कस करेंगे। रस्किन बॉन्ड की बात करते हैं। इट इज़ अ वंडरफुल लाइफ, रोड्स टू हैप्पीनेस, और साथ ही में आवर टी इज स्टिल ग्रो इन देहरा, द ब्लू अम्ब्रेला ये फेमस है, द रूम ऑन द रूफ ये फेमस बुक है, रोड टू मशहूरी चेरी ट्री रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। अब शशि थरूर की बात करते हैं। द रूम ऑन द रूफ, लॉन फॉक्स डांसिंग, माई ऑटोबायोग्राफी। देखिए, द ब्लू अम्ब्रेला शशि थरूर की है, शशि थरूर की नहीं है, ये ब्लू अम्ब्रेला यहाँ पर ये किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। द एंग्री रिवर, दिल्ली इज नॉट फार, इट इज अ वंडरफुल लाइफ, माई विंडो, ये शशि थरूर की पुस्तक है। याद रखनी है आपको द रूम ऑन द रूफ और लॉन फॉक्स डांसिंग, द एंग्री रिवर, ये याद रखनी है। दिल्ली इज नॉट फॉर, याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाई है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और करंट अफेयर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको मैं अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ऑनलाइन जुआ को ये क्वेश्चन आएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है? देखिए, बुक्स एंड ऑथर से 2 क्वेश्चन पूछ लिए, पिछले भी शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन आए थे। तो सचिन तेंदुलकर की क्या है? प्लेइंग इट माय वे। प्लेइंग इट माय वे। देखिए, अनब्रेकेबल किसकी है? जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, उनकी हम अब भी डिस्कस करने वाले हैं। ये सोनू सूद की बुक क्या है? आई एम नो मसीहा। पी रघुनाथन की कौन सी है? माई मैनी ट्रस्ट विद गॉड। माई मैनी ट्रस्ट विद गॉड, ये किसकी है? रघुनाथन की है। नो मसीहा अनब्रेकेबल किसकी है? मैरी कॉम की है। ठीक है। प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर की है। देखिए, जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनकी हम बुक्स एंड ऑथर्स डिस्कस करते हैं। सुनील गावस्कर की है सनी डेज एंड स्ट्रेट ड्राइव एंड आइडल्स याद रखना है। पीटी उषा की गोल्डन गर्ल। बीवीएस लक्ष्मण की है 281 एंड बियॉन्ड। साइना नेहवाल की है प्लेइंग टू विन। सानिया मिर्जा की है एस अगेंस्ट ऑड्स। पीवी सिंधु की है कौन सी? सटलिंग टू द टॉप। पीवी सिंधु की सटलिंग टू द टॉप। युवराज सिंह की है टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अभिनव बिंद्रा की है अ शॉट एट हिस्ट्री। मैरी कॉम की है अनब्रेकेबल। मिल्खा सिंह की है रेस ऑफ माई लाइफ। कपिल देव की है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये याद रखनी है आपको। निम्नलिखित में से कौन अंतरनाइयों मतलब ट्रांसफर पेमेंट्स को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? कौन करता है? ये सारे ऑप्शन हम छोड़ देते हैं। बिना किसी संगत वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्तियों को किए गए भुगतान अंतरण भुगतान होते हैं। देखिए, इसके एग्जाम्पल क्या है? एक धन भुगतान जिसके लिए कोई वस्तु या सेवा आदान प्रदान नहीं किया जाता है उसे हस्तांतरण भुगतान, जैसे कि पेंशन है, जो विधायकों को मिलती है ना चीजें, विधायकों को जितने भी सरकारी पद होते हैं उनको बाद में जो मिलती हैं वो हस्तांतरण भुगतान होते हैं। 18वां क्वेश्चन, किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है? तो देखिए, आहार अभिनय, वेशभूषा। देखिए, अभिनय के कितने पार्ट होते हैं? देखिए, पहला होता है वाचिक अभिनय। ठीक है, अभिनेता रंगमंच पर जो कुछ मुख से कहता है ना, उस सब का वाचिक अभिनय कहलाता है। आहार अभिनय मतलब वास्तव में अभिनय का अंग ना होकर उसका संबंध अभिनेता से उतना नहीं है जितना कि नेप संग सज्जा करने वाले से। आहार्य मतलब वेशभूषा से संबंधित है। वेशभूषा जितनी जैसे कथक में होती है ना, वो चेहरे पर कितने बनाए रहते हैं। अंगिक अभिनय शरीर, मुख, चेष्टाओं के हाव भाव ज्यादा प्रकट करते हैं। वो कई सारे शास्त्रीय नृत्यों में आपने देखा होगा, टीवी में देखिएगा। सात्विक अभिनय उन भावों की वास्तविक हार्दिक अभिनय जिनसे रस से मतलब बात कर सकते हैं, कि जैसे कि विशेष हाव भाव से बात करते हैं, जैसे स्तंभ, कंप, अश्रु, रोमांच, स्वरभंग, ये सारे के सारे लय की गणना होती है, प्रकट करते हैं, सात्विक अभिनय कहलाता है। ये काफी डिफिकल्ट परिभाषाएं हैं, मुझे भी इनको समझने में काफी टाइम लगा। बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। ठीक है, चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के गुरु भी हैं और उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। देखिए, विपिन चंद्र पाल गण दल के नेता हैं, लाल बाल पाल। ठीक है, अब देखिए, गुरुदेव किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि गुरुदेव की मिली है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी बड़ा है ये। में से दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है। दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है तो कौन है? देखिए, सारे के सारे वायुमंडल के भाग हैं। तो देखिए, क्षोभ मंडल किससे संबंधित है? मौसम संबंधी जितने भी परिवर्तन होते हैं कहाँ होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। अब जितनी पता है हम सबको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्षोभ मंडल जिससे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, ये भी याद रखना है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। ट्रोपोस्फेयर
वायुमंडल की सबसे निचली परत है, इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर है। देखिए ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा 18 किलोमीटर है। तो इसका औसत भी याद रखना है। औसत कितना है, 13 किलोमीटर। 18, 8, 26 और 13। यहाँ पर सभी घटनाएं होती है, जैसे बादल, आंधी, वर्षा सभी इसी में होती हैं। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि संवहनी धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अधोमंडल। अब समताप मंडल की बात करते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लूप हो जाता है। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे आंधी कुछ भी नहीं होता इसमें, क्योंकि समताप मंडल है, समान ताप रहता है। इसी में वायुयान उड़ता है, जितने भी होते हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण लक्षण ये क्या है, क्योंकि ओजोन गैस इस परत में पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए इसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ओजोन परत को नष्ट करने के लिए देखिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है, समझ लो आप। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए क्या यूज किया जाता है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। और 16 सितंबर ओजोन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए हाँ, तीसरा क्या होता है, मीजोस्फीयर मतलब मध्यमंडल। देखिए मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। ऊंचाई के साथ साथ क्या हो जाती है, तापमान में कमी, या -100 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। मध्यमंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा भी कहते हैं। अब मध्यमंडल के बाद आती है आयनोस्फीयर या आयन मंडल। आयनोस्फीयर 80 से किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिन्हें आयन कहा जाता है, इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। यह भाग वायुदाब पराबैंगनी किरणों को आयनीकृत होता रहता है। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है, ये याद रखना है आपको। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर, इसे लॉन्ग रेडियो वेव्स कहते हैं। ठीक है, इनको अच्छे से याद नहीं करना है, बस ये याद रखना है। जैसे सैटेलाइट संबंधी जो भी काम होते हैं वो कहाँ होते हैं, आयन मंडल में। जैसे रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह कहाँ स्थित होते हैं, आयन मंडल में, ये याद रखना है आपको। अब लास्ट है वायुमंडल। आयन मंडल से ऊपर के भाग को वायुमंडल कहा जाता है। इसकी ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। ये सबसे आखिरी मंडल होता है, मतलब 5 भागों में एक्सोस्फीयर वायुमंडल को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए शुद्ध गति की संयंत्रता की गॉसियन यूनिट क्या है, तो इसकी गॉसियन यूनिट हमें याद रखनी है, स्ट्रोक इसकी यूनिट है। तो देखिए जितने भी यूनिट्स आई है ना, उनके बारे में याद रखना है, क्योंकि CHSL मेंस में भी क्वेश्चन आया था, इतना इजी था लेकिन मुझसे नहीं बना था। कौन सा आया था, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय तीव्रता घनत्व, CGS यूनिट पूछी थी, इसकी क्या है, गॉस है। और SI यूनिट क्या है, टेस्ला है। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की क्या है, ऑस्ट्रेड, ये पूछा गया है। और SI यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर है। और शुद्ध गति की या संयंत्रता की क्या है, स्ट्रोक, उसे SI यूनिट है, स्क्वायर पर सेकेंड है। अब देखिए वर्क और एनर्जी की क्या है, CGS यूनिट क्या है, अर्ग है। और SI यूनिट क्या है, जूल है। प्रेशर की क्या है, पास्कल, CGS यूनिट पास्कल। प्रेशर की, दबाव की क्या है, ऐसा CGS यूनिट है पास्कल। और वायरे क्या है, इसकी SI यूनिट है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स की CGS यूनिट क्या है, मैक्सवेल। और SI यूनिट क्या है, वेबर, ये IMP है। फोर्स की क्या है, CGS यूनिट डायन, ये पूछा जाएगा। और SI यूनिट क्या है, न्यूटन, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मित्र महिला खालिस्तान द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन। देखिए क्रांतिकारी संगठन, इन सबको हम अच्छे से अलग वीडियो में स्टैटिक जीके में याद रखेंगे। अभी 2 क्वेश्चन हो गए इसी शिफ्ट में।
तो किसने की थी? विनायक विनायक सावरकर ने की थी। विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। देखिए, विनायक दामोदर सावरकर ने क्या की थी? अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी 1904 में। ठीक है। विश्व भारती की स्थापना 1912 में मदन मोहन मालवीय ने की थी, याद रखना है आपको। इंडिया हाउस की 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहा की थी? लंदन में। ये पूछा गया है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में। CGL का क्वेश्चन है ये। इंडियन एसोसिएशन की 1876 में आनंद मोहन बोस ने और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इंडियन एसोसिएशन की IMP हैं ये सारे के सारे, 2024 MTS में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से 54वें वर्ष के अंतराल बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? कर्नाटक में। कर्नाटक ने किसको हराया था? मेघालय को। देखिए, स्पोर्ट्स में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम करंट अफेयर्स में या स्टैटिक जीके में, क्योंकि स्पोर्ट्स से स्टैटिक जीके भी क्वेश्चन बनते हैं और करंट के भी, तो हम इनको अलग अलग एक साथ डिस्कस कर लेंगे स्टैटिक जीके की वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में ODI क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल? देखिए, स्टैटिक जीके में आ गया ना क्वेश्चन। कहाँ खेला गया था? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में खेला गया था। क्रिकेट की बात करते हैं तो 1975 में फर्स्ट ODI खेला गया था। विन किसने किया था? वेस्ट इंडीज ने। और इंग्लैंड ने, इसका वेन्यू क्या था? इंग्लैंड। 1983 की बात करते हैं तो जीता किसने था? इंडिया ने। और डिफीट किसको किया था? वेस्ट इंडीज को। और ये कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और इंडिया टीम की बात करते हैं तो कैप्टन कौन थे? कपिल देव, जिसे हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। और श्रीकांत ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे, 39 रन। कितने रन बनाए थे? 39 रन, याद रखना है। 2011 में विन किसने किया था? इंडिया ने किया था। और डिफीट किसको किया था? श्रीलंका को। और इसका वेन्यू क्या क्या था? इंडिया एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, 18वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाओं 15 और उससे अधिक आयु के बीच बेरोजगारी दर मार्च 2023 में घटकर हो गई है 9.2%। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये हमारी जो नीति आयोग की जो सर्वे रिपोर्ट होती है उससे पूछा गया है। ठीक है, तो ये हम वहाँ से डिस्कस करेंगे। नीति आयोग से और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी वीडियो एंड होती है। MTS के लिए हमें 2024 की प्रिपरेशन करना है और वो भी बहुत अच्छे से। थैंक यू।